आदमी वो है जो रहम दिल भी बहादुर भी हो, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तार में शमा अखलाक की झिलमिलाए। बात कम और अमल वो ज्यादा करे, हो अटल दिल में जो भी इरादा करे। खामोशी उसकी ऐसे लगे, फूल जैसे कोई मुस्कुराए। बादशाह खां हमारी आजादी की लड़ाई के एक अग्रगण्य सेनानी रहे। इनकी ज्वलंत देशभक्ति और सौजन्यपूर्ण व्यवहार ने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। गांधी जी के ये निष्ठावान अनुयायी सत्य अहिंसा के आदर्श उपासक रहे। गांधी जी उन्हें देवता पुरुष कहते, देशवासी उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते और उनके अपने पख्तून लोग उन्हें अपना बादशाह मानकर बादशाह खां के नाम से पुकारते हैं। Hi everybody. Never give up on yourself. Today is 7th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, your thoughts are so frightening. But you know, जब आप उसको ड्रॉ करोगे, जब आप उसको पेपर में लिखोगे, जब आप उसके बारे में विचार करोगे, until you can see them scribbled on paper, जैसे ही आप उसको लिख के देखोगे, आपके 99% जो फ्राइटनिंग थॉट्स हैं दे विल बी गॉन. सो ऑलवेज राइट एंड राइट मोर. योर थॉट्स आर सो फ्राइटनिंग until you can see them scribbled on paper. This is prelims 2023 course and test series course. See, test series course में ये new initiative है, 15 minutes 15 MCQs. Although we are taking lot of time, but हम ये सारे 15 MCQs almost daily basis पे अब solve करेंगे. Geography, history, polity, economics, current affairs. और इसमें हम सारा mapping section भी पूरा cover करेंगे. So this is test series course. Apart from this, इसमें जो सेक्शनल टेस्ट है वो भी कंटिन्यू रहेगा, जैसे अभी हम पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट देख रहे हैं. एंड इसके अलावा एक कम्युनिटी ड्रिवन एक एक्सक्लूसिव इसमें बैच बनाने का प्लान है, बिकॉज सम ऑफ यू आर सेइंग कि आपको और भी ज़्यादा सवाल लगाने हैं एडवांस लेवल के भी. यू आर एट अ वेरी गुड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट ऑल्सो टू यू. ओके, सो गिव मी सम टाइम, विद इन अ वीक में इसमें आपको ये सारा प्रोवाइड कराता हूँ टेस्ट सीरीज बैच में. और जो प्रीलिम्स 2023 कोर्स है इसमें रिवीजन मॉड्यूल्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं वेरी सून. इस ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीसेट एंड देन हिस्ट्री कंप्लीट होते ही हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे. ग्राउंड जीरो से हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, रिवीजन, एडवांस टॉपिक्स, करंट अफेयर्स एटसेट्रा. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. This is Telegram. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. ये vocabulary है. Benefaction का मतलब होता है दान, a donation or gift. Aegis मतलब संरक्षण, the protection, backing or support of a particular person or organization. Patronage, protection, shelter. Persecuted मतलब सताया हुआ, subject to hostility and ill treatment because of their race or political or religious beliefs we can say. वेरिटी मतलब सच्चाई होता है, ट्रू प्रिंसिपल और बिलीफ स्पेशली वन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. ट्रुथ. मॉर्फ है मतलब परिवर्तित है, ट्रांसफॉर्म है, चेंज है, ट्रांसफिगर है. सो दीज आर वोकैब वर्ड्स फॉर टुडे. मॉर्फ, वेरिटी, परसिक्यूट, एजिस, benefaction. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is exam fact series number 10. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट होती है, आर्टिकल 32. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी. इट इज द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन अ पर्सन who has detained another person to bring that person before court and show authority for such detention. अगर किसी को गैर तरीके से अगर गिरफ्तार भी किया गया है तो हेबियस कॉर्पस से कोर्ट उसको बोलती है इस पर्सन को हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाए, प्रेजेंट किया जाए. The writ of quo warranto is an order from a superior court whereby it can call upon a person to show under what authority. किस authority से आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो तो वो कहलाता है quo warranto. Writ of mandamus. Mandamus मतलब we command. ये भी एक superior court इशू कर रही है to command a person or public authority to do something in the nature of public duty. Do your duty. Certiorari का मतलब सर्टिफाई करना है. ये भी एक सुपीरियर कोर्ट ने इशू किया है इंफीरियर कोर्ट को कि जो भी प्रोसीडिंग है केस की उसको हमारे द्वारा सर्टिफाई किया जाए, रिव्यू किया जाए.
रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब आपको ये काम नहीं करने दिया जाएगा। सुपीरियर कोर्ट ने इशू किया है इंफीरियर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को कि यू आर एक्सीडिंग योर जुरिस्डिक्शन, एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सो प्रोहिबिट किया है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट अगर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा है तो उसको स्टॉप करती है। सो ये रिट्स होती है प्रोहिबिशन, सर्टियरॉरी, मैंडेमस, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस। आप बताओ सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या हाई कोर्ट भी इन रिट्स को इशू कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस आर्टिकल के अंदर कर सकती है? सम ऑफ यू जो एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ डिस्कशन करना है आप कमेंट सेक्शन पे भी वेरी वेल इसको डिस्कस कर सकते हो। दिस इज रियली गुड, आप उसमें वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो। अवर कम्युनिटी इज सो गुड, सो क्वालिफाइड, इट्स ऑल क्रीम, सो पार्टिसिपेट ओके। रिट ऑफ प्रोहिबिशन बिकॉज इससे क्या होता है, पीयर लर्निंग होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और ओवरऑल एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है। सो ऑलवेज पार्टिसिपेट, ऑलराइट। दिस इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर द आर्टिकल, दिस इज 24। अ लेबर इज एंटाइटल्ड टू गेट एटलीस्ट मिनिमम वेजेस, अगर ऐसा नहीं है तो वो बॉन्डेड लेबर में आता है, बंधुआ, और आर्टिकल 23 उसमें वायलेट होता है। Quo warranto can be issued on the ground of unlawful occupation of पब्लिक ऑफिस, किस अथॉरिटी से, और मैंडेमस होता है कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्टियरॉरी, प्रोहिबिशन एंड हेबियस कॉर्पस, दीज ऑल आर रिट्स। सिमिलरली सीसेट में हमें ऐसे डेली 2-3 सवाल अभी करना है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, जनरल मेंटल एबिलिटी हो या फिर क्वांट हो। डू इट ऑन अ डेली बेसिस, आपका सीसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देन राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें डेली बेसिस में करना चाहिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ ब्लैक सी। अब देखिए, कल हमने टर्की की ज्योग्राफी देखा, आज आप ब्लैक सी देखिए, नेक्स्ट डे हम मेडिटेरेनियन सी देखेंगे। तो ये पूरा हमारा मैपिंग भी कवर हो जाएगा और ज्योग्राफी पार्ट भी कवर हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन इंटरव्यू आल्सो। प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट्स अभी काफी न्यूज में है। कुछ दिन पहले हमने सेबी के बारे में जाना था, अब हम स्टॉक मार्केट्स देखते हैं। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, स्टॉक मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं, सेबी का क्या रूल है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडिया, और आप इसको सबमिट कर सकते हैं srijanindia.1 वेबसाइट में। जितने भी सबमिशंस आएंगे हम सारे सबमिशंस यहाँ पर देखेंगे, ओके। दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। सोशल मीडिया अपडेट में हम जानते हैं डॉक्टर जानकी अमाल के बारे में। अब रिनाउंड बॉटनिस्ट थी who added sweetness to our lives, developed a sweeter variety of sugarcane, a small flower variety of magnolia plant, और ये इनके नाम पर रखा गया है, मैग्नोलिया कोबुस जानकी अमल। आप फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनको पद्मश्री मिला था 1977 में। तो आप क्या हैं, बॉटनिस्ट हैं। स्वीटर वेराइटी ऑफ शुगर केन बनाया है 1977 में पद्मश्री, और हम इनको हम्बल ट्रिब्यूट डेथ यूनिवर्सिटी में नेशन पे करती है। नाउ लुक एट दिस, ये क्या होता है, ये होता है झूमर। दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग हेड ऑर्नामेंट फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब लखनऊ में, नोन एज झूमर, इज फ्रॉम 19th सेंचुरी। तो ये एंटीक लस्टरस पीस होता है, श्योर टू मेक वंस आईज ग्लीम। सो सिनोनिमस है ये एलिगेंस से, ब्यूटी से, क्रेसेंट मून शेप्ड का झूमर होता है। स्पेल बाइंडिंग इफेक्ट होता है एनीवन हु लेज देयर आईज अपॉन इट। नाउ आप हैं सचिंद्रनाथ सान्याल जी, ऑनरिंग द मेमोरी ऑफ द ग्रेट रिवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर। सचिंद्रनाथ सान्याल जी इंडियन रिवोल्यूशनरी हैं। आपने को फाउंड किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को, आर्म्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। आपका सेल्फलेस एंड पैट्रियोटिक जील वर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो आप हैं सचिंद्रनाथ सान्याल जी। ये यूनेस्को कुरियर है, और यहां बात करते हैं चिपको मूवमेंट में। तो चिपको मूवमेंट इन इंडिया इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कंट्रीज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दो हेरिटेज होती है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। तो ये जैसे चिपको मूवमेंट है, ये इनटेंजिबल है। आप बताइए टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है, और इनटेंजिबल का ये एग्जाम्पल है चिपको। क्या ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं? intangible cultural heritage due to its connection to traditional local community values and the environment। तो ये था कि डिफॉरेस्टेशन हम नहीं होने देंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 और 15 दोनों के साथ सिंक करता है। तो दिस इज G20 कल्चर ट्रिविया। देन कुछ पद्म जो अवार्डीज हैं हम उनके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हैं भीकू रामजी इदाते।
आप सोशल वर्कर हैं रत्नागिरी से और आपने अपनी लाइफ को डिवोट किया था नोमैडिक कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए। नोमैड्स क्या होते हैं? घुमंतू। कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज के आप नाम बता सकते हैं और उनका लोकेशन क्या है ये भी बताइए। प्रीलिम्स में कई बार सवाल आया है नोमैडिक कम्युनिटीज पे, नोमैडिक कम्युनिटीज। सो टेल द नेम्स ऑफ फ्यू नोमैडिक कम्युनिटीज। तो आप सोशल वर्क है, महाराष्ट्र में है, पद्मश्री 2023 से है। आप हैं बालकृष्ण दोषी जी। सो आप पायोनियर हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के इन इंडिया, ग्लोबली रिनाउंड है। सी, मिनिमलिज्म सिंपल इको फ्रेंडली अप्रोच आपका रहा है। तो आप गुजरात से हैं, पद्म विभूषण। आप हैं कार्मा वांगचू। आप बुद्धिस्ट लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं फ्रॉम तवांग, नोन एज इज वर्क इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोनपा कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोशल वर्क, अरुणाचल से। आप हैं चेरुवयाल के रमन, कुचिया ट्राइबल राइस फार्मर है। आपको क्रेडिट दिया जाता है कि जो इंडिजिनस वैरायटी है राइस की वायनाड में, उसको आपने प्रिजर्व किया है। सो दिस इज केरला, पद्मश्री 2023। अब हम जानते हैं एक्वा कल्चर के बारे में। सी, एक्वा मतलब पानी, कल्चर एक्वा कल्चर। सो एक्वा कल्चर इज द आर्टिफिशियल कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स। एक्वाकल्चर प्राइमरली कैरिड आउट होता है फॉर कल्टीवेटिंग सर्टेन कमर्शियली इंपॉर्टेंट एडिबल स्पीशीज ऑफ फ्रेश एंड मैरीन वाटर फिशेज। जैसे हमें पानी है ना, एक तो नॉर्मली जो समुद्र में, रिवर्स में फिशेज हैं, एनिमल्स हैं, उसके बजाय हम उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करें तो एक्वाकल्चर हो जाता है। तो इसमें मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, एक्वाटिक प्लांट्स, ये सब ग्रो हम करते हैं। Fisheries included the extraction of feed from the sea, fresh water. Aquaculture is rearing of the aquatic organism. तो नॉर्मल जो फिशरी होती है उससे हम फिश पकड़ते हैं समुद्र से या फ्रेश वाटर से। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सब इंक्लूडेड है, इनको हम आर्टिफिशियली मेड वाटर बॉडीज में कल्टीवेट करते हैं तो वो हो जाता है एक्वाकल्चर। सो इट इज लाइक द कल्चर ऑफ फिश लाइक कार्प्स, और ये सारी जो फिशेज एंड प्लांट्स हैं, इनको हम एक्वाकल्चर के थ्रू बनाते हैं। अब इसका मेरिट्स क्या होता है? इससे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बेटर होती है, हाई यील्ड होती है, थोड़े पानी में हम बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फिशेस बेटर ब्रीड कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा सकते हैं, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फिशरीज जो है ये रिड्यूस होता है। बिकॉज पता है जैसे डोवर बैंक है, ग्रैंड बैंक है, जहाँ पे से हॉट एंड कोल्ड करंट्स मिल रहे हैं। द पॉइंट इज अगर हम बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे इंडिया श्रीलंका में भी कच्चा टीबू के पास हम ट्रॉलर्स देखते हैं, अगर हम ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होता है और डैमेज भी होता है। एक्वा कल्चर में हम प्रिसीजन के थ्रू हार्वेस्टिंग करेंगे तो इकोलॉजिकली ज्यादा सस्टेनेबल हो पाएगा और प्रॉफिटेबल भी होगा। डीमेरिट्स क्या है? बहुत इनपुट लगता है, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव थिंग, फीड, वाटर, लैंड के लिए। नेटिव एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी इससे लॉस हो सकता है बिकॉज इससे मोनोकल्चर होगा, तो जो नेचर का बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हम केवल कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस को ग्रो करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ फिश वेस्ट भी होगा, पॉल्यूट करेगा वाटर बॉडीज को, ये सेंसिटिव होगा, पेस्टिसाइड रन ऑफ क्रॉपलैंड में जाएगा, देन अगेन इट कुड बी अ डिफिकल्टी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईली वल्नरेबल टू डिसीजेस भी हो सकता है, टोटल कोलैप्स ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, और द पॉइंट इज इसमें कंटैमिनेशन भी पॉसिबल है। सो ऐसा नहीं है कि केवल मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी एसोसिएटेड है एक्वाकल्चर से। तो एक्वाकल्चर में फिर भी हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में एक्वाकल्चर एक इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए। एक्वाकल्चर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल बनाना है हमें। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट टू चेक इफ वुमन इज हेल्ड कैप्टिव। ये नेवल एलसीए है, लैंड्स ऑन आईएनएस विक्रांत। इसका आगे मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। मेजर माइलस्टोन, द डिमांड फॉर एमजी नरेगा वर्क इज अनमेट, हाउ वर्क डिमांड सप्रेशन इज कॉस्ट। और रुपी 82.73 का हो गया है अगेंस्ट द डॉलर, 65 पैसे का फॉल हुआ। देन सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा प्ली टू एनल लॉयर्स एलिवेशन एज जज। एनल कैंसिल किया, इसको देखेगा। कोलेजियम सिस्टम और दिस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में अभी थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच। There are certain developments which have taken place. The collegium has taken
cognizance संज्ञान लिया है of what is drawn or came to our notice after we formulated our recommendation on the basis of the proposal of Chief Justice of the High Court. तो कोलेजियम नाम रिकमेंड करता है, लॉ मिनिस्ट्री उसको वेटिंग करती है, चेक करती है और फिर वो नाम आगे जाता है और प्रेसिडेंट उन नाम को अपॉइंट करते हैं. तो इसका ये प्रोसेस है. लेट अस वेट एंड वॉच. नाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. टर्की सीरिया में यहाँ अर्थक्वेक से क्या डैमेजेस हुए. अब नाउ लेट अस सी यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आते हैं. सबसे पहले तो ये है टर्की, ये है टर्की, दिस इज टर्की. टर्की में एक यहाँ पर है अरेबियन प्लेट, टर्की के बाउंड्री में. दिस इज अरेबियन प्लेट, दिस इज अफ्रीकन प्लेट. यहाँ पे एल्प्स का ओरोजेनी हो रहा है, एल्प्स मतलब माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है. ऊपर है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर्शिया तिब्बत बर्मा ओरोजेनी हो रहा है, यहाँ पे भी माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है. और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज टर्की, दिस पार्ट इज टर्की. तो टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, टर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी. और प्लेट टेक्टोनिक्स हमने देखा है, प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, दे स्ट्राइक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और स्लाइड पास हो जाता है. सो द पॉइंट इज अगर प्लेट्स टकरा रही है तो उसमें जो रिड्यूस्ड टेंशन है, वो जो टेंशन है, स्टोर्ड टेंशन है, से पोटेंशियल एनर्जी, वो अगर प्लेट में फ्रैक्चर होता है या टकरावट होती है या टूटता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है. और वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक अर्थक्वेक का रीजन बनता है, अर्थक्वेक का रीजन बनता है. तो द पॉइंट इज टर्की में अर्थक्वेक क्यों आते हैं. तो ये जो रीजन है टर्की, सीरिया, जॉर्डन, टेक्टोनिक्स यहाँ पर डोमिनेट करता है. कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स का. और एक एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक है, दिस इज अ प्लेटू, एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक है, दिस इज इन टर्की. इसके अलावा यहाँ रेड सी में रिफ्ट हो रहा है, रिफ्ट हो रहा है मतलब स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स. एक्चुअली ये जो रेड सी है ना, पहले ये सब सी नहीं थे, ये बाद में बने और ये कॉन्टिन्यूसली चौड़े होते जा रहे हैं. तो देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट. डेड सी है जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है और इधर भी डिफिकल्टी है, टेक्टोनिक एक्शंस हो रहे हैं, रिलेटिव मोशंस हो रहे हैं. फिर नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट है, इसमें लेटरल स्ट्राइक स्लिप स्ट्रक्चर नॉर्दर्न टर्की में है और इससे एनाटोलिया जो ब्लॉक है वो भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू यूरेशिया एंड अफ्रीका. सो अगर इतने बड़े ब्लॉक मोशन में होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और उससे फिर ये अर्थक्वेक आता है, सेस्मिसिटी आती है. फिर एक सिप्रियन आर्क भी है, सिप्रियन आर्क भी है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है अफ्रीका एंड एनाटोलिया ब्लॉक में. सो जो टर्की का पूरा ज्योग्राफी है, दिस इज प्रोन टू अर्थक्वेक, दिस इज प्रोन टू अर्थक्वेक. आफ्टर शॉक होते हैं, एक मेन रिलीज हुआ एनर्जी का और उससे सेस्मिसिटी आई. इसको मैं कल बताऊंगा आपको, प्राइमरी वेव क्या होती है, सेकेंडरी वेव क्या होती है. एक होती है से जब सरफेस वेव बन जाता है तो उसमें लव वेव होता है, रेले वेव होता है, ये बड़ी डिस्ट्रक्शन करती है. इनको हम कल देखते हैं, आपको शेडो जोन भी मैं कल आपको बताता हूँ अर्थक्वेक का. द पॉइंट इज कि एक शॉक आया, उसके बाद और भी कंटिन्यूस बहुत सारे शॉक्स आते हैं, रीएडजस्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक, आफ्टर शॉक. ओके, तो कल आपने इसका पूरा आंसर राइटिंग अच्छे से कर लिया, दिस टर्की के पूरी ज्योग्राफी का. अभी हम इस पे एक अर्थक्वेक पे भी आंसर राइटिंग करेंगे. तो ये पूरा बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी यहाँ पर अर्थक्वेक यहाँ पर आया है. दिस ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, ये एनाटोलियन प्लेट है टर्की में, ऊपर यूरेशियन है, यहाँ पे एक सिप्रस आइलैंड भी है, यहाँ पर भी एक आर्क बन रही है. तो सी सो मेनी प्लेट्स आर देयर, इट इज बाउंड टू हैव यहाँ पर फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक. ओके, तो टर्की एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पे है और इसमें माइनर अरेबियन प्लेट भी है, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट भी है और यहाँ पे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैटास्ट्रोफिक होते हैं. और अभी ऐसा यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया. ओके, तो दिस इज टर्की, दिस इज टर्की एंड अर्थक्वेक. अब जो नेक्स्ट है, ड्रोन्स तेजस एयरक्राफ्ट शो कर्नाटकाज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ. तो दिस इज रियली गुड. इंडिजिनाइजेशन ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स. देन दिस इज शाइनिंग ब्राइट. ये क्या है, ये टेम्पल है लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरेंजमेंट किया है, G20 डेलीगेट्स के लिए यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट किया है. Forest Department steps up to patrolling after leopards were spotted at Kottayur in Kerala. Humans and animals का conflict. So this is states. अब हम आते हैं एडिटोरियल में. पंक्चरिंग टाइज. सी यहाँ पे बात है, ये एक बलून है, ये बलून यूएसए में देखा गया और यूएसए ने ऐसा आरोप लगाया कि इस बलून के थ्रू चाइना सर्वेलेंस कर रहा था, स्पाई कर रहा था.
यूएस ने शॉट डाउन कर दिया इस बलून को। चाइना ने बोला ये सिविलियन बलून था, इन अनइंटेंशनली ये यूएसए में चला गया होगा, इसको डिप्लोमेटिक क्राइसिस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। द रो ओवर बलून शोज चाइना इज अ हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। एक्चुअली चाइना की जो पॉलिसीज है, जैसे 5G इक्विपमेंट में एक हुआवी मैन्युफैक्चरर था, यूएसए ने इस हुआवी मैन्युफैक्चरर को 5G इक्विपमेंट्स के लिए बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिस्ट्रस्ट। Chinese surveillance balloon by the US military has served as a stark reminder of the deep distrust that characterize relations between the world's two biggest power. तो बाइडेन एंड शी का मीटिंग भी है G20 बाली समिट में, बट स्टिल फ्रेजाइल है अभी सारे रिलेशंस। ओके, बीजिंग ने मेंटेन किया है कि एक सिविलियन मेट्रोलॉजिकल बलून था, इसको शॉट डाउन करना इट्स नॉट राइट, बट यूएसए ने कहा कि दिस वाज लाइक अ सर्वेलेंस स्पाई सिस्टम अमेरिकन स्काई, क्योंकि ऐसे बलून जापान में और इंडियन अंडमान आइलैंड में भी देखने को मिले हैं। तो डिस्ट्रस्ट है और दिस इज डिप्लोमेटिक टेंशंस फिर से यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट अस सी देन एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। यहाँ बात है यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया का मतलब होता है इफ अ पर्सन इज से टर्मिनली इल, तो क्या अंडर पैसिव यूथेनेशिया हम अलाउ करें वहां पे एंड ऑफ लाइफ? सुप्रीम कोर्ट ट्वीक्स ऑन डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी बेटर। तो सी, राइट टू लाइफ है और इंडिया में अगर लाइफ को लिया जा रहा है, दिस टेकन आउट, सो द पॉइंट इज वो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट भी है, इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट होता है, बट कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट लाइक दैट किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाएगा, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो अब ये कैपिटल पनिशमेंट की बात नहीं है, ये बात है यूथेनेशिया की। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस की बात कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव 2018 में, और पैसिव यूथेनेशिया की यहाँ पर ओके कहा। सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स, इट वाज सीन एज अ वाइटल रिकॉग्निशन ऑफ बोथ पेशेंट ऑटोनॉमी over end of life decision and the right to a dignified death. At times if a patient is suffering from say some terminal disease and because वहां पे बहुत difficulty है, तो certain cases में with stringent safeguards passive euthanasia वहां पे allow किया जाएगा। बट डॉक्टर्स ने बाद में देखा कि सम ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उससे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज इस पूरे आर्टिकल का ये है कि पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया जाए, बट उसमें ऐसा लेजिस्लेशन आए, ऐसे चेक आए, ऐसे सेफगार्ड्स आए कि उसका मिसयूज नहीं हो, या फिर वो इन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए एंटायर प्रोसेस की पैसिव यूथेनेशिया के अप्रूवल ही एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाए। नो, सो इंस्टेड इट कुड बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और अ गजेटेड ऑफिसर। मजिस्ट्रेट है, नोटरी ऑफिसर है, जब वो सेटिस्फाई होगा डॉक्यूमेंट वॉलंटरी, उसमें कोई कोएर्जन नहीं है, फुल अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पर वो अप्रूवल एक्सेट्रा मिल पाएगा। तो लेट अस सी, अभी ये सिंपल अप्रूवल है, लेजिस्लेशन इसमें कुछ आया नहीं है, लेट अस वेट एंड वॉच। नई गाइडलाइंस है यहाँ पे, हॉस्पिटल को एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा जो सर्टिफाई करेगा, और फिर वो सर्टिफिकेशन प्रॉपर चेक होने के बाद पैसिव यूथेनेशिया आगे अप्लाई होगा, आगे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लिविंग विल, ओके, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट अस वेट, अभी ये बस दिस इज जस्ट लाइक लेजिस्लेशन विल बी बेटर, लेट अस वेट एंड वॉच। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलेसेंट इंडिया। सी, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ऐसे कई बार हमें आते हैं जिसमें हमें एथिक्स का कोई पॉइंट लिखना है या जनरल स्टेटमेंट हो गया है, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। सो वी होल्ड एडल्ट्स टू डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर देन वी डू फॉर चिल्ड्रन। बच्चों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, एडोलेसेंट का डिफरेंट होता है, फिर जो मैच्योर हो जाते हैं उनका डिफरेंट होता है। वी आर डिसअपॉइंटेड व्हेन दे आर अनेबल टू बिहेव विद मैच्योरिटी। अब जो एडोलेसेंट होते हैं वो एडल्ट्स भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो एडोलेसेंट एट टाइम्स क्या होता है, डिफिकल्टी में भी आ जाते हैं कि दे आर सपोज टू बिहेव लाइक एन एडल्ट but they are not adult yet, so behave with maturity but are often not surprised by their lack of it. Maturity ह्यूमन में जो आती है कि उसको कैसे खुद को कंडक्ट करना है, सोशल नॉर्म्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये सब भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ग्रोथ होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन,
Tocqueville defines maturity of a nation as the capacity of the people of that nation to act responsibility in the face of social flux. Maturity के साथ हम करें, शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं हो। जैसे कई बार हम देखते हैं फेक न्यूज आता है और हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं विदाउट चेकिंग कि इसमें कोई फैक्ट है या नहीं है, और इज इट जस्ट अ फेक न्यूज। सो द पॉइंट इज capacity of the people of that nation to act responsibility in the face of social flux. रैपिड ग्रोथ हुआ नेशनल पावर का, अनब्रिडल्ड फ्रीडम आया इकोनॉमिक पावर का, इंडियन समथिंग जो हमारे प्रेडिसेसर्स को नहीं था। सी पिछला कुछ टाइम अच्छा ही रहा है हमारे यहाँ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हुआ और फ्रीडम्स भी हमें काफी मिले। प्लस इसमें राइट टू फ्रीडम आता है, तो राइट टू फ्रीडम क्या एब्सोल्यूट हो जाना चाहिए? क्या जो राइट्स हैं राइट्स के साथ सर्टेन ड्यूटीज भी होना चाहिए? हाउ वी आर सपोज टू बिहेव? मैच्योरिटी कैसे हम इंश्योर कराएं? तो इसका पर्सपेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इसके इक्विवेलेंट माना। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया कि वाटरिंग डाउन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम simply because the notion of unfettered freedom of speech was foreign to us। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे इंडिया में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इंडिया में जैसे राइट टू वोट भी है, हमारे यहाँ डे वन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सबको मिले। कुछ डिफरेंस आता है जो फॉरेनर और लोकल्स में होता है, बट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। ओके, सो द पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी वाटर्ड डाउन नहीं करना है। प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच में एट टाइम्स डिफिकल्टी भी आती है, तो इसको एब्सोल्यूट भी नहीं करना है, इसको क्वालिफाइड करना है। जैसे वोल्टायर, रोसेसू, ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने भी बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच बेडरॉक होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। अंबेडकर साहब ने कहा एज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इट एग्जिस्ट, बट इट एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज हु आर इन फेवर ऑफ द सोशल ऑर्डर। Freedom is not the freedom of liberalism, which was expressed by Voltaire when he said, I wholly disapprove of what you say and will defend to the death your right to say it। मतलब कि आप जो बोल रहे हो मैं उससे डिसअप्रूव करता हूं, बट आपका अधिकार है ये बोलने का और इसको हर हालत में डिफेंड किया जाएगा। I wholly disapprove of what you say and will defend, still I will defend to the death your right to say it। तो ये वोल्टायर ने कहा। Why? Because this is your rights, और rights मतलब laws और नियम का पालन होना चाहिए। अब एविडेंस है यहाँ पे, जैसे डिबेट्स था आदि शंकराचार्य जी का संत तिरुगना सांबांधर से, और इसमें भी इन्होंने बोला कि जैसे राजा है, राजा का भी क्रिटिसिज्म इज ओके, क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना चाहिए, तभी तो फिर उसको सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज फिर वो राजा को डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन आएगा, लाइक चापलूसी एंड ऑल, तो रियल जो किंग की ड्यूटी है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा वो। सो द पॉइंट इज क्रिटिसिज्म शुड बी देयर। A man who spoke ill of a king did not live long enough to see the effect, but this is also there। So free speech को हमें safeguard भी करना है, but free speech एक complete absolute power भी नहीं होना चाहिए। There has to be like a balance। फिर आगे भी वेस्टर्न फिलोसफी में ये कंटिन्यू होता है, द राइट टू नॉट जस्ट थिंक फ्रीली बट ऑल्सो टू क्रिटिसाइज द स्टेट इज वेरी फंडामेंटल टू वेस्टर्न नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्रिटिसाइज, जस्टिस होम्स ने भी कहा यूएस अमेरिका में, when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe that ultimate good desired is better reached by free trade in the ideas, free trade, ideas का free exchange, that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market। So जैसे हमारा इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी को हम फ्री कर देते हैं, फ्री इकोनॉमी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, फिर उसके बाद वो नेचुरली खुद ही इवॉल्व होती है इकोनॉमी। सिमिलरली हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो आइडियाज है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए। अगर आइडिया में मेरिट है तो वो ऑब्वियसली सर्वाइव करेगा। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल। बट फिर ओवर द टाइम हम देखते हैं जैसे ब्रिटिश के टाइम पे भी प्रेस को मजल किया जाता था, और प्लस अगर मैच्योरिटी नहीं होती है तो हम अपने राइट्स को भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। अभी एक और प्रॉब्लम आने लग गया है कि हम क्या कर रहे हैं, सोशल कंडीशनिंग कर रहे हैं। सोशल कंडीशनिंग जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैक्सिमम पीपल का जो थॉट प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, इट इज चॉइस ऑफ पीपल। बट अगर हम पीपल की थॉट प्रोसेस को ही हैक कर ले,
पीपल की थॉट प्रोसेस को, पीपल का जो सोचने का तरीका है, जो चॉइसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो ओपिनियन है, जो ओरिएंटेशन है, अगर हम उसको टिंकर कर लें तो दिस इज अगेन अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जो अक्सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं। जैसे मॉब होता है, मॉब क्या होता है? मॉब इज मैड, मॉब इज मैड, मॉबोक्रेसी का कोई जगह नहीं होता है। मॉब पावर है, डिफेमेशन, सोशल मीडिया ब्लैकआउट, वीटोज एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज कि इसमें डेमोक्रेसी क्या डिफीट होती है, राइट टू फ्रीडम का जो पर्पज है क्या वो डिफीट होता है? तो दिस इज वन थिंग, वैंडलिज्म एटसेट्रा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो द पॉइंट इज कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना जरूरी है। वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, एट द सेम टाइम फ्रीडम के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आना चाहिए। ये जो मोब है, मोब इज बैड। रोम जो था वो मॉब बना और रोम डिस्ट्रॉय हो गया। द मॉब इट्स डेंजर, सो मोबोक्रेसी इज नॉट गुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बताया था कि इंडियंस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फंडामेंटल राइट्स का यूटिलाइज करने का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है इन अधिकार को इंश्योर कराए। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलेसेंट इंडिया। जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें ये बोला है कि जैसे टेररिज्म आता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्यों ना हम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे राजौरी हुआ, पुंछ हुआ, यहाँ के जो विलेजेस हैं, विलेजेस में लोगों को तैयार करें, एक सिविल फोर्स तैयार करे, सिविल फोर्स तैयार करे, वो विलेज डिफेंस में काम करेगी, विलेज डिफेंस में काम करेगी, वहाँ उनको ट्रेनिंग करें। दिस इज वन ओपिनियन। ऐसे पहले भी ऐसे हमने ट्राई किया है, जैसे एक सलवा जुडुम था नेक्सलाइट एरिया में, बट फिर बाद में हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। लेट अस सी, ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, बस एक आइडिया दिया हुआ है। Then the demand for MG नरेगा work is unmet, power play ahead of polls. See, पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है। Now this is not a good sign because you know Pakistan is a न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। और अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे जैसे अभी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, इससे अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी आएगी तो नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, सो उससे डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज वाई वर्ल्ड अक्सर ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान डिफिकल्ट है, बट अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो ये एक बिगर डिफिकल्टी हो जाएगी, बिगर थ्रेट हो जाएगा। तो पाकिस्तान इकोनॉमी क्रम्बल्स, फॉरेक्स फॉल्स, इन्फ्लेशन सोर्स, तो इन डायर अभी सिचुएशन है, दिस अटर केओस हो रहा है यहाँ पर। दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, LIC असम, एंड दिस इज कंपनीज वियतनाम, आइवरी स्मगल्ड इन फ्रॉम अफ्रीका, एंड डेल में भी जॉब अभी स्लैश हो रहा है, मार्केट अनसर्टेन है। द स्टेट ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी इन मलेशिया की बात है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और वो न्यूज है वॉइस डीप फेक्स, हाउ दे आर जनरेटेड, यूज, मिसयूज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। सी, डीप फेक्स क्या होता है? अक्सर आप देखो बहुत सारे फोटोज है, बहुत सारा कंटेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको बना दिया है और ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता भी नहीं है। पर्सन्स की फोटोज आ गई एंड दोज पर्सन इवन डू नॉट एग्जिस्ट, सो दे आर लाइक डीप फेक्स। डीप फेक्स से कई बार क्या होता है, लाइक मॉर्फिंग हो जाता है, वॉइस क्लोनिंग होने लग गया है, वॉइस क्लोनिंग हो गया है। तो दिस इज अगेन अ बिग थ्रेट। सपोज वर्ल्ड लीडर्स की वॉइस, उनका वीडियो एटसेट्रा, अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी भी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज ऑर्डिनरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल। ये आर्टिफिशियल स्पीच सिंथेसिस हो गया है, इसको कैसे डिटेक्ट करें, इस पे क्या रूल्स हो, क्या लॉज हो, इस पे अभी डिबेट चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये काफी पॉपुलर है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलग होते हैं, ये एक मशीन के थ्रू ये सारी वॉइस बनाई गई है। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, और इसमें बहुत ज्यादा इसके पोटेंशियल मिसयूज के भी चांसेस हैं। तो डीप फेक्स क्या है? ये मिमिक कर रहा है रियल पर्सन की वॉइस को, और इतना एक्यूरेटली कर रहा है, टोनैलिटी, एक्सेंट, कैडेंस, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सब बहुत अच्छे से एआई का रोबस्ट कंप्यूटिंग पावर इसको कर रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है टेल करना कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो डीप फेक्स ऐसे क्रिएट होते हैं, और इनको लाइक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रांग हो गया है, डेटा बहुत स्ट्रांग, डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। तो दिस अगेन इज लाइक बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एटसेट्रा में। डीप फेक्स एक कॉज ऑफ वरी है, और यहाँ पे बताया इससे ऑल टाइप ऑफ लाइक रॉन्ग डूइंग्स भी पॉसिबल है। सो दैट इज वाई यहाँ पर हमें एक प्रॉपर लॉ सेफगार्ड लाना जरूरी है, और यूजर्स में भी हमें मैच्योरिटी लाना जरूरी है। वी आर इन नो हरी, लेट अस टेक द सीनिक रूट टुडे। सीनिक रूट टुडे मीन्स A to B जाना था,
बट इस रूट में बड़ा अच्छा दिस लाइक प्लेजेंट है, बहुत सारा प्लेजेंट रूट है, तो हमने एक सीनिक रूट ले लिया डिस्पाइट इट्स नॉट बीइंग द शॉर्टेस्ट रूट, तो दैट इज कॉल्ड सीनिक रूट. When we drove back from Hyderabad, we decided to take the scenic route. मैनिएक क्या होता है? मैनिएक होता है when somebody is maniac, मतलब वो crazy things कर रहा है, that is maniac. Then इसके अलावा मैनिएक climbed onto the stage and destroyed the set. फिर एक वर्ड होता है क्लेप्टोमैनिएक. क्लेप्टोमैनिएक मतलब वो लाइक कंपेल्ड टू स्टील है, उसको जरूरत नहीं है बट स्टील करना उसका इन हैबिट में आ गया है, तो वो क्लेप्टोमैनिएक होता है. ओके, ईगोमैनिएक होता है, ईगोमैनिएक होता है. ओके, तो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स. देन दिस इज डिगस्टेशन. इसका मतलब होता है लाइक अ स्मॉल अमाउंट इनटू द माउथ टू टेस्ट इट्स क्वालिटी. आपने उसको टेस्ट किया कि ये अच्छा है या नहीं है, टेस्टिंग, रिलिशिंग एटसेट्रा. देन दिस इज माउरी ट्राइब जो है ये न्यूजीलैंड की है. माउरी ट्राइब, नेम ऑफ न्यूजीलैंड, दिस इज माउरी. माउरी जैसे आपने ये काफी लाइक डांस भी, माउरी डांस देखा होगा. न्यूजीलैंड की जो टीम होती है, रग्बी टीम, बिफोर द गेम स्टार्ट्स वो ये परफॉर्म करते हैं, माउरी डांस. न्यूजीलैंड नॉर्थ और साउथ आइलैंड में है प्राइमरली, और दो न्यूजीलैंडर जिन्होंने ऑस्कर जीता बेस्ट डायरेक्शन में है वो पीटर जैक्सन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. ये जो मूवी है ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये भी प्राइमरली न्यूजीलैंड के माउंटेन्स जो है वहां पर शूट की गई थी. देन एंड द पावर ऑफ द डॉग. सर रिचर्ड हेडली, रिचर्ड हेडली क्रिकेटर थे जिनको नाइट का अवार्ड मिला था. कीवी बोला जाता है. कीवी एक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, दैट इज एंडेमिक टू न्यूजीलैंड. अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन बनाया था, ये भी न्यूजीलैंड से. गॉड सेव द किंग, गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड, ये नेशनल एंथम है. एडमंड हिलेरी, वन ऑफ द फर्स्ट टू ह्यूमंस टू समिट माउंट एवरेस्ट भी न्यूजीलैंडर थे. सो दिस इज अबाउट न्यूजीलैंड. देन दिस इज ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, रशियन एनवॉय, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन की बात कर रहे हैं. स्वेरिंग इन ऑफ 5 न्यू जजेस से अब केवल 2 शॉर्ट है फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सी, हेट स्पीच, बुली, इनको कभी भी लाइक टॉलरेट नहीं करना चाहिए. इफ यू इग्नोर हेट क्राइम इट विल कम ऑन टू यू वन डे. इट इज ट्रू. इफ यू इग्नोर हेट क्राइम इट विल कम ऑन टू यू वन डे. सो बुली हुए, हेट स्पीचेस होते हैं, इनको हमें ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए. सो यहाँ पे जस्टिस साहब ने भी बताया कि दिस हेट स्पीच इज नॉट गुड. हेट स्पीच इज नॉट गुड. इट इज अ सीरियस क्राइम. हेट स्पीच इज नॉट गुड. स्पेशली इंटरनेट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. हेट स्पीच एंड ऑल नॉट गुड. So this is this news. And Tribal Affairs Ministry and Naval LCA lands on Vikrant, first aeroplane to touch down. इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा INS विक्रांत है. दिस इज नेवल लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और इसमें अभी मिग ने यहाँ पर मिग 29K फाइटर जेट ने यहाँ पे लैंडिंग किया. आई विल शो यू हाउ. सो हैव अ लुक. सो आपने देखा कैसे ये लैंड हुआ और अरेस्टेड वहां पे लाइक उसको वहां पे रोका गया और फिर टेक ऑफ भी यहाँ पे दिखाया. ओके, अरेस्टेड, लैंडिंग एंड देन टेक ऑफ. तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. और यहाँ पे जो लैंडिंग हुआ, पायलट्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे काम किया. इसका जो नाम होता है ना वो होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी. शॉर्ट टेक ऑफ, छोटे सी जो सरफेस है उसी पे टेक ऑफ किया, और अरेस्टेड रिकवरी किया. शॉर्ट टेक ऑफ, अरेस्टेड रिकवरी. Which it is equipped with a ski jump for launching aircraft. Arrestor wires होते हैं. So this is really good. Indigenous है और INS विक्रांत में ये लैंडिंग हुआ. इंडिया और कनाडा में फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन ट्रेड. फॉरेन मिनिस्टर. सो यहाँ पे जयशंकर साहब ने यहाँ पे बात किया. कनाडा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस. इंडो पैसिफिक पे हमारी बात हुआ. जो चाइना रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको हमने डिस्कस किया. मल्टीलेटरलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सारी चीजें यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया. इंडिया ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. चाइना लॉजेस प्रोटेस्ट ओवर यूएस शूटिंग डाउन सिविलियन एयरशिप. इजराइल का ट्रूप है. डिजास्टर रिलीफ टीम है क्वैक हीट टर्की में. सी, अब हमारे पॉलिसी हमेशा ये रहा है इंडिया का कि वेन एवर देर इज सम डिजास्टर इंडिया यूजुअली फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहता है. टर्की में अभी जो डिजास्टर हुआ
हमने एनडीआरएफ की इमीडिएट वहां पे हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड्स हैं, मेडिकल पर्सनल्स हैं, ये सब हम डिप्लॉय कर रहे हैं. रिलीफ मटेरियल विल बी डिस्पैच्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की. ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है. सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड लाइन ऑफ लाइक ऑपरेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. वेन एवर सच टाइप ऑफ डिजास्टर होता है, हम इंडिया यूजुअली फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है. देन दिस इज इजराइल, चाइना, बियॉन्से ने 32nd ग्रैमी अवार्ड जीता, रशिया एंड दिस. सैलराइड न्यू टैक्स रिजीम को चूज करेंगे. फेड रेट हाइक है तो रुपी थोड़ा सा लाइक वर्स्ट परफॉर्म किया है देन ब्लू स्टार. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. अब आंसर राइटिंग की बात करें तो सम ऑफ यू आर सेइंग कि एक दिन का और टाइम चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था. वार्म एंड कोल्ड करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो वी हैव गॉट वन मोर डे. इसको हम कल डिस्कस करते हैं. ओके, ये सारे डायग्राम्स बनाओ. लुक एट दिस डायग्राम, ये बहुत हेल्प करेगा. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट वेरी इफेक्टिव प्रोसेस. पार्टिसिपेट करो. देखो कितना अच्छा डायग्राम एंड वर्क है यहाँ पे. आप भी लिख सकते हो. जस्ट स्टार्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.